हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इस संदर्भ में मैंने अपने पहले वीडियो में स्पष्ट किया था कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि शासक साम्राज्य पर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रशासन कर सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने इस बात पर चर्चा किया था कि बहमनी साम्राज्य के विभिन्न शासकों के द्वारा प्रशासन के संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए गए थे। साथ ही साथ बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय शक्ति के रूप में केंद्रीय प्रशासन की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें राजा की क्या भूमिका रही थी तथा उसके द्वारा किस प्रकार से प्रशासन को चलाया जाता था, इस पर चर्चा भी किया गया था। इसी के साथ ही मैंने बहमनी साम्राज्य के सैन्य प्रबंध पर भी चर्चा किया था। आज मैं अपने इस वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगी। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन को यदि हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि बहमनी के शासकों के द्वारा राजस्व व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था तथा इस बात की व्यवस्था की गई थी कि इतने विशाल साम्राज्य में जो सैन्य व्यवस्था है तथा अन्य सार्वजनिक लोक कल्याण कार्य हैं, इन सभी के लिए पर्याप्त राजस्व उपलब्ध हो। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण व्यवस्था रही थी, उसके महत्वपूर्ण पहलू निम्नवत हैं। राजस्व में वृद्धि के प्रयास भी शासकों के द्वारा किया गया था। बहमनी प्रशासन में अधिकांश शासकों का विचार था कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य व्यवस्था का करना अनिवार्य है और यही कारण है कि अधिकांश बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा बहमनी राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के हर संभव प्रयास किए गए थे। बहमनी प्रशासन ने प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की थी कि प्रांत राजस्व के अतिरिक्त सेना के रखरखाव की भी जिम्मेदारी लेंगे और इससे संबंधित देख रेख भी करेंगे। राजस्व व्यवस्था में हम ये भी देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व और अन्य करों को प्रांत के द्वारा वसूल किया जाता था। बहमनी प्रशासनिक व्यवस्था में यह भी व्यवस्था की गई थी कि प्रांत भूमि राजस्व को वसूल करेंगे तथा उसका एक निश्चित भाग राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। आगे जब हम और चर्चा करते हैं राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि राजस्व वसूली का भार या जिम्मेदारी प्रांतों को दे दिया जाए और इसके लिए हर प्रांत को राजकीय कोषागार में एक निश्चित राशि नकद के रूप में जमा करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप प्रांत के अंतर्गत राजस्व के वसूली करते समय किसानों पर जबरदस्ती किया जाता था और इन पे जुल्म और शोषण भी किया जाता था। राजस्व की वसूली में परगना के अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजस्व वसूल करने के कार्य में परगना के अधिकारी को देशमुख तथा देसाई नामक अधिकारी हुआ करते थे। यदि हम देशमुख के कार्यों के विषय में बात करें तो परगना के अधिकारी को राजस्व वसूलने में मदद करने के लिए देशमुख नाम के अधिकारी की व्यवस्था की गई थी। देशमुख अधिकारी का मुख्य कार्य था राजस्व के संग्रह का निरीक्षण करना। यदि हम यहाँ पे देसाई के कार्यों के विषय में बात करें तो बहमनी साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत परगना के अधिकारी को राजस्व वसूली में मदद करने के लिए देसाई नाम के अधिकारी की व्यवस्था की गई थी। देसाई नाम का अधिकारी राजस्व से संबंधित खाता बही को संरक्षित करने का कार्य करता था। देसाई अपने खातों से संबंधित प्रतिवेदन को राज्य के मंत्री को सौंपा करता था। यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि अगर बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत राजस्व के क्षेत्र में तालुका का अध्ययन किया जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि तालुका के राजस्व अधिकारी की सहायता के लिए
परगना के राजस्व अधिकारी की भांति देसाई और देशमुख की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें कारकुट और कारकून कहा जाता था। अब यहाँ पे यदि हम कारकुट के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि तालुका के राजस्व अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त देसाई को कारकुट कहा जाता था। कारकुट का मुख्य कार्य राजकीय अभिलेखों का संधारण जो है करना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कारकुन के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि तालुका में राजस्व अधिकारी की सहायता के लिए कारकुन की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली सल्तनत तथा शेर शाह के शासन काल में भी हम कारकुनों का उल्लेख पाते हैं, जिसे बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति से ही लिया गया था। नेक्स्ट आगे जब हम गांव के संदर्भ में बात करते हैं, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसमें 3 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। पाटिल के विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि गांव के प्रशासन में राजस्व के क्षेत्र में पाटिल एक प्रमुख अधिकारी होता था, जो वास्तव में गांव का प्रमुख होता था। इसी अधिकारी पर राजस्व संग्रह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती थी और इसका पद वंशानुगत होता था। कुलकर्णी के विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि राजस्व प्रशासन के अंतर्गत गांव की व्यवस्था में कुलकर्णी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो वास्तव में लेखापाल की भूमिका निभाता था और इसका पद भी वंशानुगत हुआ करता था। चौकीदार भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी हम कह सकते हैं राजस्व व्यवस्था में रहा था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव के राजस्व व्यवस्था में चौकीदार एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। चौकीदार एक पुलिस अधिकारी की भांति होता था, जो राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और इसका पद भी वंशानुगत होता था। न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में यदि चर्चा की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बहमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और व्यवस्थित न्याय व्यवस्था की पद्धति को लागू किया गया था। बहमनी राज्य की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत राजा सर्वोपरि होता था। राजा के दरबार में गुप्तचरों के द्वारा लाई गई सूचनाओं को सुना जाता था तथा 3 घंटे तक यह कार्रवाई चलती रहती थी। राजा न्यायिक मामलों को अन्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर सुलझाया करता था। बहमनी प्रशासनिक तंत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि उसमें 8 विभाग हुआ करते थे। जब हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि अलाउद्दीन हसन के पुत्र महमूद प्रथम, जिसने अपने वजीर सेजुद्दीन गजनी के सहयोग से केंद्रीय प्रशासन को 8 भागों में बांटा था, उसका संक्षिप्त अध्ययन यदि हम करें तो इसमें बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र को समझने में काफी सहायता होगी। वकील उस सल्तनत के विषय में यदि बात की जाए तो यह प्रधानमंत्री हुआ करता था और सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा ही पारित हुआ करते थे। आमिर जुमला वित्त मंत्री हुआ करता था। वजीर अशरफ यह विदेश मंत्री था। वजीर कुल यह सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण किया करता था। पेशवा यह वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया करता था। नाजीर यह अर्थ विभाग से संलग्न था तथा उपमंत्री की भांति कार्य किया करता था। कोतवाल यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सद ए जहार या राष्ट्र ए जहां के विषय में यदि हम बात करें तो यह सुल्तान के पश्चात राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था तथा धार्मिक कार्यों और राज्य को दिए जाने वाले दान की भी व्यवस्था किया करता था। अब आगे जब हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें राजभाषा और साहित्य के विषय में भी चर्चा करनी होगी। बहमनी राज्य के शासकों के द्वारा प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिए राजभाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए थे। बहमनी शासकों ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरबी और फारसी विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया था। वहीं महमूद गवाह ने बीदर में भव्य पुस्तकालय तथा मदरसा की स्थापना करवाई थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से शासकों के द्वारा उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक
मिरात उल आशिकी की रचना फारसी भाषा में दक्षिण के प्रसिद्ध सूफी संत गेसुद राज के द्वारा करवाया गया था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीयता की भावना के लिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा घोषित कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहमनी शासकों के द्वारा एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई थी तथा इस शासन व्यवस्था में शासन की सर्वोच्च शक्ति के रूप में राजा उपस्थित था, जिसकी सहायता के लिए वकील, वजीर, मंत्री और काजी होते थे तथा इनकी सहायता के लिए दबीर जो सचिव की हैसियत रखता था, मुफ्ती जो कानून से संबंधित मामलों की देखरेख करता था, कोतवाल और मुत्तसिर जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनसाधारण पर राजकीय नियंत्रण कायम रखता था की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त राजा को हर महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाने के लिए गुप्तचरों को बहमनी साम्राज्य के हर प्रांत में नियुक्त किया गया था, जिन्हें मुनियान कह के संबोधित किया जाता था। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विषय में यदि बात की जाए या जिस प्रकार से हमारे समक्ष आता है, तो ये मिला जुला स्वरूप कहा जा सकता है जो उस समय शिवाजी के प्रशासनिक तंत्र में रहा था और साथ ही साथ शेरशाह सूरी के प्रशासनिक तंत्र में जितनी विशेषताएं रही थी, इन सभी का समावेश हमें बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र में देखने को मिलता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।